नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ सामने एक और नए लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे कि पिछले वाले लेक्चर के एंड में बोला था कि जो नया लेक्चर होगा वो पिछले वाले लेक्चर से ही क्या होगा, कंबाइन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे पिछले वाले लेक्चर में हम कहाँ तक पहुँचे हुए थे, हम किसकी बात कर रहे थे, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी, क्वांटम मैकेनिक्स के इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे। तो थोड़ा रिकैप करते हैं। तो हमने कल वाले लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। हमने कुछ इतिहास के बारे में पढ़ा था, या बोल सकते हैं किसका इतिहास, क्वांटम मैकेनिक्स के इतिहास के बारे में पढ़ा था। हमने ये डिस्कस किया था कि 19वीं सेंचुरी तक हमारे पास सिर्फ फिजिक्स की 3 ब्रांच थी। एक था क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स और थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और उस समय तक ये मान लिया गया कि इस नेचर में होने वाले हर फिनोमिना को हम उन 3 ब्रांच की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उन 3 ब्रांच के कॉम्बिनेशन की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुआ, साइंस ने डेवलप करना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, तो हमारे पास नए नए एक्सपेरिमेंट हमने किए। और जब हम नए नए एक्सपेरिमेंट करते तो नई नई डिस्कवरी होती हैं। तो क्या हुई, कुछ नई नई डिस्कवरी हुई। और नई नई जो डिस्कवरी हुई, उन डिस्कवरी में क्या आई, 2 मेजर प्रॉब्लम आई। यानी प्रॉब्लम क्या थी कि हम जो डिस्कवरी हुई, उस डिस्कवरी में हुए जो फिनोमिना है, जो फिनोमिना मिला हमको उस डिस्कवरी के बाद, उस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यहाँ पर 2 मेजर प्रॉब्लम आए। अब 2 मेजर प्रॉब्लम क्या थी, हमने कल डिस्कस किया था 2 मेजर प्रॉब्लम। क्या क्या थी वो 2 मेजर प्रॉब्लम, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। 2 मेजर प्रॉब्लम, वैसे तो एक बार हो चुका है, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। 2 मेजर प्रॉब्लम क्या क्या थी। एक तो क्या था हमारे पास किसके लिए, फॉर फास्ट मूविंग, क्या था, क्लासिकल मैकेनिक्स is not valid for fast moving particle। ठीक है, नाउ अभी कितने फास्ट मूव कर रहे हैं, इतने फास्ट मूव कर रहे हैं कि इनकी जो वेलोसिटी है v, वो लगभग इक्वल टू है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है लेकिन लगभग इक्वल है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एज्यूम कर लो कितनी है, 10⁶ मीटर पर सेकंड है। और लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, 10⁸ या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी बोल सकते हैं उस केस में जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो लाइट के वेलोसिटी के क्या है, कंपेरेबल है। तब वहां पर हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स अप्लाई नहीं होती है। तब इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, आइंस्टीन। उन्होंने 1905 में क्या दी, एक थ्योरी दी जिसे हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला, इसका सॉल्यूशन निकल के आया एक नई ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ओके, नाउ दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि क्लासिकल मैकेनिक्स इज नॉट वैलिड इन माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। कहां पर, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में या माइक्रोस्कोपिक संसार में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो वैलिड नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये किसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाई क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरा क्या था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तीसरा क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको ब्लैक से लिखते हैं। क्या था हमारे पास, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को भी अभी पढ़ेंगे, यही है इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर। जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है उसको भी कौन, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक था हमारे पास क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाए। एक और इफेक्ट है यहाँ पर, कॉम्पटन इफेक्ट को भी क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ETC। वो बहुत सारे फिनोमेना वहाँ पर नए नए देखने को मिले जिनको क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने में क्या रही, फेल रही। ओके, नाउ अब जो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आई, इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला किसने, प्लैंक ने। किसने निकाला सॉल्यूशन, किसने निकाला, प्लैंक। जैसे इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, आइंस्टीन ने निकाला, तो इसका सॉल्यूशन किसने निकाला, मैक्स प्लैंक ने निकाला। किसने निकाला, मैक्स प्लैंक ने। कब, 1900 में। तो उन्होंने क्या बोली, एक पंच लाइन बोली, जिसको पंच लाइन आगे चलकर हम पंच लाइन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलने वाले हैं। तो उन्होंने क्या बोला, कल भी डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में हम। तो क्या बोला, आपको याद होगा, मैक्स प्लैंक ने बोला कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस। देखो क्लासिकल मैकेनिकली एनर्जी कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, लेकिन मैक्स प्लैंक ने बोला एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज
डिस्क्रीट। एनर्जी कैसी होती है? डिस्क्रीट होती है, यानी इसकी कैसी वैल्यू होती है? डिस्क्रीट वैल्यू होती है। और यही जो लाइन थी वो ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या है? उत्तरदायी है। ना क्वेश्चन ये आता है हमारे दिमाग में कि मैक्स प्लांक को ये जो लाइन है कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस इट इज डिस्क्रीट, ऐसा क्यों कहना पड़ा? ऐसा उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि वो क्या करना चाह रहे थे? इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। यानी पहली बार जब क्वांटाइजेशन का सिद्धांत सामने आया, वो क्यों आया? क्योंकि साइंटिस्ट क्या चाह रहे थे? इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना चाह रहे थे। और सबसे पहले जो साइंटिस्ट इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल हुए वो कौन थे? मैक्स प्लैंक थे। और वो क्यों सक्सेसफुल हुए? क्योंकि उन्होंने क्या लिया? एनर्जी को कंटिन्यूअस नहीं लिया, कैसा लिया? डिस्क्रीट लिया। और वहीं से क्या हुई? क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ, या बोल सकते हैं क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। तो समझते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है और इसके रेडिएशन को हमने किस तरीके से स्टडी किया, और क्लासिकल मैकेनिकली कौन कौन साइंटिस्ट ऐसे थे जो लगभग ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन कर पाए लेकिन पूरी तरीके से नहीं कर पाए। उसके बाद मैक्स प्लांक ने किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, नाउ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, हेड डालिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। देखो बहुत आसान है ब्लैक बॉडी रेडिएशन को समझना। अगर मैं बात करूं, कोई भी हमारे पास अगर कोई भी मटेरियल है, माना हमारे घर में क्या होता है? तवा होता है। तवा देखा ना, जिसमें हम खाना बनाते हैं या रोटी बनाते हैं, तवा होता है। जब उस तवे को हम गैस में रखते हैं और गर्म करते हैं, वो क्या करता है? कुछ रेडिएशन इमिट करता है। कैसे पता चलता है हमको? देखो वो गर्म होगा, अगर मैं उसके ऊपर हाथ लगाऊंगा तो मुझे उसके ऊपर ऐसे कुछ दूरी पर ऐसे हाथ, ये तवा है और ऐसे कुछ डिस्टेंस में हाथ रखूंगा तो मुझे क्या होता है? हीट का फील होता है, मुझे हीट फील होती है। अगर हीट क्या है? रेडिएशन, यानी क्या कर रहा है? ये कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो कुछ न कुछ रेडिएशन या फिर कुछ न कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करता है? इमिट करता है। ठीक है, या बोल सकते हैं कुछ न कुछ हीट इमिट करता है। ठीक है, हाँ एक ही बात है। क्या करेगा वो? कुछ न कुछ रेडिएशन इमिट करेगा, उसका आभास हमको होगा यहाँ पर किसके फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। अगर ये कुछ रेडिएशन इमिट कर रहा है तो कुछ रेडिएशन उसी रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। ऑब्वियसली बात है, हाँ कर सकता है। ये हम 11th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम हीट करेंगे तो क्या करेगा? कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। ठीक है, क्लियर? जैसे तवे का एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है। नाउ अब अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी हो, ध्यान सुनना, अगर मेरे पास कोई ऐसी बॉडी हो जो उस पर पड़ने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, क्या कर ले? उस पर पड़ने वाले हर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, और जितने टाइप के रेडिएशन उसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं उतने ही टाइप के रेडिएशन को वो इमिट भी करे। तो उसने तो हर टाइप का रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रखा है, तो वो हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। तो ऐसी बॉडी, ध्यान सुनना, ऐसी बॉडी जो हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सकती है और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है, उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी बोलते हैं। तो ब्लैक बॉडी का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसको एक्सप्लेन करना चाहें यहाँ पर ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी इज ए बॉडी विच कैन इमिट और ऑब्जर्व ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ए बॉडी सेड टू बी ब्लैक बॉडी, ए बॉडी सेड टू बी ब्लैक बॉडी, लिखो ए बॉडी said to be black body if it can absorb and emit लिखते रहना आप, emit all kind of radiation। ठीक है, सही हो गया। ए बॉडी सेड टू बी ब्लैक बॉडी इफ इट कैन एब्जॉर्ब एंड इमिट ऑल काइंड ऑफ रेडिएशन। अगर कोई बॉडी है वो उस पर पड़ने वाले हर टाइप के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रही है और हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर सकती है। और इमिट कब करे? जब हीट देंगे हम उसको। ठीक है, इमिट कब करेगी? जब हीट देंगे, तब वो हर टाइप के रेडिएशन को इमिट भी कर रही है, तब उस टाइप की बॉडी को हम क्या बोल देते हैं? ब्लैक बॉडी बोल देते हैं। ना दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, इसको हम ब्लैक बॉडी क्यों बोल रहे हैं? देखो, अगर मैं कहूं कि ये मेरे पास मार्कर है और उस मार्कर का ढक्कन मेरे को कैसा नीला दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? साइंस कहती है इस पर जो लाइट पड़ रही है उस लाइट का जो नीला वाला पोर्शन है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो नीला वाला पोर्शन है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है और रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंख की रेटिना में पड़ रहा है, इसलिए हमको ये कैसा दिखाई दे रहा है? नीला दिखाई दे रहा है ये पोर्शन। ठीक है,
ना। अगर मेरे पास कोई बॉडी हो, उस पर कोई क्या पड़ रहा है, रेडिएशन पड़ रहा है, और वो कोई भी रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है, यानी सबका सब उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अगर उसने सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया तो उससे टकराकर हमारी आंख में कुछ पड़ा ही नहीं, तो कैसा दिखाई देगा हमको, काला दिखाई देगा, यानी ब्लैक दिखाई देगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुई बात, समझ में आया ब्लैक बॉडी क्या होता है। ओके, तो ये क्या होगी, उसकी डेफिनेशन होगी। नाउ एक और इंपॉर्टेंट बात, नो बॉडी इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है। नो बॉडी इज परफेक्ट ब्लैक बॉडी। कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं होती है। नाउ तो हम किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करेंगे, किस तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन की स्टडी करेंगे फिर अब, तो उसके लिए क्या बनाएंगे हम, कुछ प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाएंगे। कैसी ब्लैक बॉडी बनाएंगे, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी, प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी। सबसे पहले जो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी बनाई वो किसने बनाई, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, फेरी, आई थिंक क्या नाम था उनका, फेरी था। उन्होंने क्या बनाई, एक ब्लैक बॉडी बनाई। देखो अब ब्लैक बॉडी कैसे बनाई, देखते हैं स्ट्रक्चर, देखते हैं उसका जैसा उन्होंने बनाया। तो कुछ इस टाइप से कर लिया, स्फेरिकल ए ले लिया, इस तरीके से एक स्फेयर ले लिया, यानी स्फेरिकल सेल ले लिया यूं करके, और इस स्फेरिकल सेल में यहाँ पर क्या बना दी, एक छोटी सी कैविटी बना दी, या बोल सकते हैं छोटा सा होल बना दिया। ये क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा होल है। ठीक है, अब देखो ये अंदर से खाली है और ये छोटा सा क्या है, होल है ना। कोई रेडिएशन लिया और रेडिएशन को इसके अंदर इस तरीके से डाला। ठीक है, रेडिएशन को इसके अंदर इस तरीके से डाला। अब ये टकराएगा कहाँ, इसके ठीक सामने दीवार पर टकराएगा या फिर वॉल पर टकराएगा। क्या ये टकराते ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, आंसर है नहीं होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती ही नहीं है। यानी कुछ पार्ट तो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर जहाँ पर ये टकरा रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया कि ये जो रेडिएशन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर इससे बाहर ना निकले, इसी के अंदर क्या हो जाए, ट्रैप हो जाए, यानी इसी के अंदर वो बंध जाए, या बोल सकते हैं ट्रैप हो जाए, यानी इसे बाहर ना निकले, ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया यहाँ पर। ठीक है, फेरी ने बनाया। ओके, अब जैसे ही यहाँ पर पड़ेगा ये रेडिएशन, कुछ क्या होगा, इसका पार्ट, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब होगा और कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा। और रिफ्लेक्ट होकर दोबारा कहाँ पड़ेगा, वो इसी की कहीं सरफेस पर पड़ेगा, माना यहाँ पर पड़ा। ठीक है, यहां पर पड़ा। अब यहां पर कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब पहले हो गया था, कुछ पार्ट यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और आफ्टर सम सक्सेसिव रिफ्लेक्शन ये जो मेरे पास रेडिएशन है ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ। कब एब्जॉर्ब हुआ, जब क्या हुए, कुछ सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हुए। पहले रिफ्लेक्शन में सारा का सारा रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और आफ्टर सम रिफ्लेक्शन ये जो पूरा रेडिएशन यहां से आया था ये सबका सब क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। यानी इस बॉडी ने जितना रेडिएशन इस पर पड़ा वो पूरा का पूरा क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बॉडी किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है। ठीक है, नाउ अब जब मैं इसको एब्जॉर्ब कर लिया, रख दिया मैंने इसको। अब जब मैं इसको हीट करूंगा, जब मैं इसको बाहर से इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तब ये क्या करेगा, रेडिएशन इमिट करेगा। और कौन सा रेडिएशन इमिट करेगा, जो इसने एब्जॉर्ब कर रखा है। यानी इसने तो पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रखा है, तो जितना इसने एब्जॉर्ब कर रखा है उतना ही ये क्या कर देगा, इमिट करेगा। और इमिट कहां से करेगा, इस होल से करेगा, या बोल सकते हैं इस कैविटी से करेगा। तो ये क्या है, मेरे पास यहां पर कैविटी है, तो इस कैविटी से इमिट करेगा। तो ब्लैक बॉडी की तरह कौन बिहेव कर रहा है, ये पूरा का पूरा स्फेयर या फिर सिर्फ ये कैविटी। आंसर है सिर्फ ये कैविटी ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही है, न कि ये पूरा का पूरा स्फेयर है। ठीक है, क्लियर हुई बात। और इसको हीट करने में या फिर इसके टेम्परेचर बढ़ाने के बाद जो यहां से रेडिएशन इमिट हुआ उसी को हम क्या बोल देते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल देते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है मेरे पास, रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। तो क्या हो जाएगा, रेडिएशन इमिटेड by black body is called black body radiation, is called black body रेडिएशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। क्लियर हुई बात। और यहां पर ये ब्लैक बॉडी की तरफ कौन बिहेव कर रहा है, सिर्फ ये कैविटी बिहेव कर रही है। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो ये क्या हो गया, हमारी ब्लैक बॉडी होगी।
नाउ साइंटिस्ट ने क्या करना चाहा, इस ब्लैक बॉडी के रेडिएशन को स्टडी करना चाहा। एक्चुअल में 20th सेंचुरी या फिर मिड 20th सेंचुरी में जो ब्लैक बॉडी था वो एक हॉट टॉपिक था। कैसा टॉपिक था? मिड 90th सेंचुरी में या फिर हाँ मिड 90th सेंचुरी में जो ब्लैक, कहाँ पर? मिड 90th यानी 90th सेंचुरी के मध्य में जो मेरे पास ब्लैक बॉडी था वो एक हॉट टॉपिक था। कैसा टॉपिक था? हॉट टॉपिक। यानी पूरे सबके सब साइंटिस्ट इसके पीछे पड़े हुए थे, यानी इसके रेडिएशन की स्टडी करना चाह रहे थे। यहां तक कि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेलेज, जिनका नाम क्या था? रेलेज। इन्होंने 1900 बार ट्राई किया। कितने बार? 1900 बार ट्राई किया इसके रेडिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लासिकल मैकेनिकली इतनी बार ट्राई किया। इसके जो मेरे पास जो उनका क्या था, जो इसका स्पेक्ट्रम निकल के आया, उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करने के लिए या बोल सकते हैं उसका एक्सप्लेन करने के लिए कि वो स्पेक्ट्रम क्यों देखने को मिल रहा है, वैसा जैसा पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में कैसा स्पेक्ट्रम देखने को मिला, उसे स्टडी करने के लिए 1900 बार क्या कर दिया? प्रयास कर दिया। कम होता है 1900 बार, हमने तो 1900 पेज नहीं लिखे अभी तक, ठीक है। इतने बार क्या कर दिया? प्रयास कर दिया। तो समझ सकते हो कितना खतरनाक टॉपिक था उस समय। सब इसके पीछे पड़े थे क्योंकि एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था क्लासिकल मैकेनिकली। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा देखने को मिला, फिर उसके बाद किस तरीके से कौन कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्लासिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहा, और लास्ट में कौन सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो हेडिंग डालिए ब्लैक बॉडी, या बोल सकते हैं हाँ स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी। हेडिंग डालिए स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये नोट कर लो, ठीक है। स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, BBR, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। स्टडी करने का कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी ब्लैक बॉडी को हीट देते हैं तो कुछ रेडिएशन इमिट करता है, तो उस इमिटेड रेडिएशन का क्या कर दो, उस इमिटेड रेडिएशन को बार बार देखो और उस रेडिएशन की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या कर दो? एक ग्राफ ड्रॉ कर दो, और फिर उस ग्राफ को स्टडी करना चाहो और ये बताओ कि ग्राफ ऐसा क्यों देखने को मिला, ठीक है। तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाया गया, ग्राफ ड्रॉ किया गया बार बार, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है ना, बार बार ये ब्लैक बॉडी जो बनाई अभी हमने यहाँ पर फेरी ब्लैक बॉडी, उससे जो इमिटेड रेडिएशन था उसको स्टडी किया और एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच क्या किया? एक ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है। ये क्या थी? इसको मैंने अज्यूम कर लिया, इस एक्सेस में क्या है यहाँ पर? एनर्जी डेंसिटी U है, और इस एक्सेस में क्या है मेरे पास? फ्रीक्वेंसी न्यू है। दिस इज फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज, और दिस इज क्या कहेंगे उसको हम? एनर्जी डेंसिटी, कैपिटल U, एनर्जी डेंसिटी U, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी जूल पर मीटर क्यूब हर्ट्ज इनवर्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलेंगे इसको हम? एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या हुआ? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। नाउ अब जब एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच जो इमिटेड रेडिएशन है उसकी एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच जब ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। किस टाइप का? एट डिफरेंट टेम्परेचर डिफरेंट ग्राफ देखने को मिले। सबसे पहले लोएस्ट टेम्परेचर में देखते हैं। लेट अस से कहां पर देख रहे हैं हम? 1000 केल्विन, यानी 1000 केल्विन पर देख रहे हैं। तो 1000 केल्विन पर कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है, इस टाइप का। ये कहां पर देखने को मिल रखा है हमको? 1000 केल्विन, ठीक है। 1000 केल्विन पर कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। किसके बीच? यहां पर एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। थोड़ा एनर्जी डेंसिटी ऐसा दिख रहा है तो इसको छोटा ही बना दो, ये कोई फर्क नहीं पड़ता। एनर्जी डेंसिटी U और किसके बीच? फ्रीक्वेंसी को जो ग्राफ देखने को मिला, कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिला। ये कहां पर था? टेम्परेचर कितना है मेरे पास? टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, ठीक है, ये ध्यान देना। और यहाँ पर कांस्टेंट टेम्परेचर कितना है? 1000 केल्विन। फिर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, 1000 से कितना कर दिया? 3000 किया, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। इस टाइम पर कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। ये कहाँ पर है? जब टेम्परेचर कितना है मेरे पास? यहाँ पर 3000 केल्विन है, तो 3000 केल्विन पर कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकल कुछ नहीं है, बार बार लैब में हम स्टडी कर रहे हैं और नोट कर रहे हैं डेटा और ग्राफ खींच दे रहे हैं, ऐसा ग्राफ आ रहा है, ठीक। अगले टाइम फिर हमने थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया, 4000 कर दिया। जब टेम्परेचर 4000 किया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। यहाँ से कुछ ऐसे इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ये कब है? जब टेम्परेचर कितना है हमारा? 4000
केल्विन है। ठीक, फिर थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया, 6000 केल्विन कर दिया टेम्परेचर को, लो कितना किया, 6000 केल्विन किया, तब मेरे को ग्राफ कुछ इस टाइप का देखने को मिला। ठीक है, ये कुछ ज़्यादा हो गया उधर को, ठीक है, बढ़ा लेना आप को, ऐसा ग्राफ देखने को मिला। ये कहाँ पर है मेरे पास, दिस इज एट 6000 केल्विन, कहाँ पर है, 6000 केल्विन पर है। तो अलग अलग टेम्परेचर पर मुझे अलग अलग ग्राफ देखने को मिले। अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, सबसे नीचे वाले ग्राफ को देखूं, तो मैं देख रहा हूं कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बाद जो एनर्जी डेंसिटी हो रही है डिक्रीज हो रही है। देखो वो फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी के लिए जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम है। ठीक है, दिस क्या है ये, μ1। तो इसके लिए जो एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू है वो कितनी है, मैक्सिमम है। अगर मैं इससे कम करता हूं फ्रीक्वेंसी को तो तब भी एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और इससे ज्यादा करता हूं फ्रीक्वेंसी को तो इससे भी यहां भी क्या हो रही है, एनर्जी डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। अगेन अब इसके लिए देखो, जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया कितना किया, 3000 डिग्री सेल्सियस किया, तब यहां पर क्या हुआ, तो यहां पर भी ऐसा ही ग्राफ देखने को मिला, लेकिन जो हमारा फ्रीक्वेंसी थी जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम देखने को मिल रही थी उसकी वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। देखो पहले वो कितनी थी, यहां पर थी, अब कहां आ गई, इधर पर आ गई। यानी जो पीक है जहां पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम निकल के आ रही थी, वो पीक के लिए जो फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू क्या कर गई, बढ़ गई। यानी जो क्या है, फ्रीक्वेंसी है जहां पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो जा रही है। अगेन इस पॉइंट पर देखो वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, यहां पहुंच गई। देखो टेम्परेचर हमने 3000 से 4000 किया, वो मैक्सिमम, वो फ्रीक्वेंसी जहां पर इंटेंसिटी, यहां बोल सकते हैं जहां पर एनर्जी डेंसिटी मैक्सिमम है, वो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है टेम्परेचर के साथ। अगेन फिर यहां पर अगेन देखो ये क्या हो गई, अगेन यहां पर इंक्रीज हो गई है। अगेन यहां पर क्या हुआ कि जो मेरे पास वो फ्रीक्वेंसी जहां पर एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, वो टेम्परेचर के साथ क्या कर गई है, इंक्रीज कर गई है। ठीक है, तो मैं यहां से देख सकता हूं फ्रीक्वेंसी एट विच एनर्जी डेंसिटी इज मैक्सिमम, तो यहां से बोल सकता हूं फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट, फ्रॉम ग्राफ तो लिखो यहां पर, हम लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम शब्द छोटे हो रहेंगे देख लेना, फ्रॉम ग्राफ वी कैन सी दैट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी न्यू एट विच एनर्जी डेंसिटी जो क्या है, यू हैव मैक्सिमम वैल्यू, इंक्रीज in temperature, वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ साथ वो वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ बात। तो ये क्या हो गया, कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, या फिर ये इसको हम कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, किसके बीच, इमिटेड रेडिएशन और फ्रीक्वेंसी के बीच, या बोल सकते हैं एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। ये तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डेंसिटी था। कोई बुक वाले वेवलेंथ और एनर्जी डेंसिटी के बीच भी ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ कैसा आएगा वो भी देख लेते हैं। चलो ठीक है, एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ, इसको एनर्जी डेंसिटी कह दिया और इसको क्या बोल दिया हमने, वेवलेंथ। दिस इज एनर्जी डेंसिटी u एंड दिस इज वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है ना। अब देखो, अब ये ग्राफ कैसा देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा उल्टा हो जाएगा। देखो उल्टा होने का मतलब क्या होगा, क्यों बोल रहा हूं उल्टा हो जाएगा, बिकॉज दिस वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब मैं किसके लिए देखूंगा, जब इन दोनों के बीच ग्राफ मैं कहां पर देखूंगा, 1000 केल्विन पर देखूंगा, तो कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे देखने को मिलेगा। किस टाइप का, इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, कहां पर, दिस इज एट 1000 केल्विन। ओके, फिर मैंने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ठीक, एंड दिस इज एट 300 केल्विन, ये कहां पर है मेरा, 3000 केल्विन। ओके, फिर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एट 400 केल्विन मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। तो दिस इज एट 4000 केल्विन। मैं थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ाया, 6000 किया तो मुझे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला। ठीक है, कुछ इस टाइप से ऐसा ग्राफ देखने को मिला। ये कहां पर है मेरे पास, 6000
केल्विन पर है। तो देखो यहाँ पर भी मैक्सिमम पॉइंट है, ये है वो मैक्सिमम पॉइंट। देखो यहाँ पर लैम्डा क्या हो रहा है, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज हो रहा है। वो लैम्डा जिसके लिए या बोल सकते हैं जिसके लिए एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू मैक्सिमम है, वो टेम्परेचर के साथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसका ठीक उल्टा होती है। तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, लैम्डा क्या होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर लैम्डा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जिस लैम्डा के लिए जो मेरे पास एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। इतनी बात क्लियर हुई। ये तो कौन सा ग्राफ हो गया, लैम्डा और यू के बीच। ये कौन सा हो गया, फ्रीक्वेंसी और यू के बीच। ठीक, क्लियर बात ना। इसी ग्राफ को स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने जी जान लगा दी। बहुत सारे साइंटिस्ट ने काम किया, उन्होंने बताना चाहा क्लासिकली कि ग्राफ मुझे ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, पर सब के सब साइंटिस्ट क्या हुए, असमर्थ रहे। लेकिन दो साइंटिस्ट ऐसे थे जिनका नाम क्या था, एक का नाम था क्या, वीन्स, एक का नाम था वीन्स और दूसरे साइंटिस्ट का नाम था रेलेज। क्या था, स्पेलिंग देख लेता हूं, ठीक है। रेलेज, रेलेज की स्पेलिंग क्या होती है, RAY होती है, सॉरी क्या आ जाएगा, RAYLEIGH, रेलेज। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था क्या, वीन्स और दूसरे साइंटिस्ट का नाम क्या था, रेलेज। ठीक है, तो इन दोनों ने क्या दिए, ये जो एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, इसके लिए क्या किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया। यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1900 बार यानी इतने बार क्या किया, ट्राई किया इसे एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, और ये क्या कौन है, वीन्स है। तो देखते हैं वीन्स ने क्या बोला और रेलेज ने क्या बोला। ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, क्योंकि कैसे सोच रहे थे, क्लासिकल मैकेनिकल सोच रहे थे। और क्लासिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्सप्लेन करना क्या है, असंभव है। हम नहीं कर सकते क्लासिकल मैकेनिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन। तो उसके लिए क्या चाहिए, क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच चाहिए। तो देखते हैं कि किस तरीके से वीन्स ने क्लासिकल मैकेनिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन करना चाहा। तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा हमको, उनको एक लॉ देना पड़ेगा, किसका, इस एनर्जी डेंसिटी के डिस्ट्रीब्यूशन का लॉ देना पड़ेगा कि एनर्जी डेंसिटी इस फ्रीक्वेंसी के साथ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो उन्होंने क्या दिया, एक लॉ दिया, या उसको हम क्या बोलते हैं, वीन्स लॉ ऑफ एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो पहला क्या आता है यहां पर, वीन्स की स्पेलिंग ये होती है, WI होती है। वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वीन्स एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो वीन्स ने एक लॉ दिया, उन्होंने बोला कि जो एनर्जी डेंसिटी होगी एट एनी टेम्परेचर T, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड इन यूनिट फ्रीक्वेंसी, वो किसके बराबर होगी, उन्होंने बोला दिस इज इक्वल टू A न्यू की पावर 3 E की पावर माइनस न्यू बीटा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ ये है नहीं है। ठीक है, याद, इसको पूरा सॉल्व नहीं करा ना, ये डेरिवेशन है एक्चुअल में। आप इसको पढ़ोगे तो न्यू बीटा E की पावर 3 माइनस न्यू बीटा अपॉन T भी है, अपॉन क्या है, T है। एक्चुअल में ये डेरिवेशन होता है, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर इसको पूरा का पूरा ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, ओके। तो इस टाइप से क्या किया, एनर्जी डेंसिटी को लिखा, किसने, वीन्स ने। ये जो एनर्जी डेंसिटी है इस टाइप से लिखा, यानी यहाँ पर जब मैं न्यू की वैल्यू पुट करूँगा किसी एक टेम्परेचर T के लिए, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कहाँ पर देखता हूँ, 4000 केल्विन पर देखता हूँ, कहाँ पर देखता हूँ, 4000 केल्विन, दिस इज न्यू, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। तो 4000 केल्विन में मेरे पास ये ग्राफ है, कुछ इस टाइप का ग्राफ है मेरे पास, किसके बीच, एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच। ठीक, इस टाइप का ग्राफ है। ठीक, तो अगर मैं यहां पर न्यू की वैल्यू पुट करूं और टी को मैं कितना ले लूं, 4000 केल्विन ले लूं, तो ग्राफ कैसा आना चाहिए, ऐसा आना चाहिए, क्योंकि ये उनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। और यहां पर ए और बीटा क्या है, ए और बीटा दीज टू आर इंपेरिकल पैरामीटर, ए एंड बीटा आर इंपेरिकल पैरामीटर। ठीक है, ए एंड बीटा आर इंपेरिकल पैरामीटर। क्या है ये, इंपेरिकल पैरामीटर, दोनों क्या है, इंपेरिकल पैरामीटर हैं। ठीक है, एक मिनट, लाइट चलेगी, पंखा ऑफ कर दो।
ओके देखो ए और बीटा यहाँ पर क्या है, दोनों इंपेरिकल पैरामीटर हैं ना। जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा, किन की वैल्यू, यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट करूंगा, तो कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए। तभी तो हम कहेंगे कि उन्होंने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को सही तरीके से एक्सप्लेन किया। यानी ये जो लॉ दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वो क्या है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखो एट हाई फ्रिक्वेंसी तो उनका जो कर्व आया वो इसके साथ मैच किया, लेकिन जैसे जैसे हमने फ्रिक्वेंसी कम करी, एक ग्राफ कुछ इस तरीके से डेविएट हो गया। किसका ग्राफ, ये जब हम इसके लिए ग्राफ खींचा हमने, कुछ इस तरीके से क्या हो गया, डेविएट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि वीन्स लॉ जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी में एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ तो मैच कर रहा है। कहाँ पर, एट हाई फ्रिक्वेंसी। एट हाई फ्रिक्वेंसी जो वीन्स लॉ है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा के साथ मैच कर रहा है, लेकिन जैसे मैं फ्रीक्वेंसी को कम कर रहा हूं वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से क्या हो जा रहा है, डाइवर्ट हो जा रहा है। तो वीन्स लॉ सिर्फ क्लासिकली या फिर क्लासिकल मैकेनिकली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को किस रीजन में एक्सप्लेन कर पाए, ओनली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन। कहां पर, ओनली फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रीजन क्या कर पाए, एक्सप्लेन कर पाए, और वो लो फ्रीक्वेंसी रीजन में एक्सप्लेन करने में क्या हुए, असमर्थ हुए। तो ये जो ग्राफ है वो कौन सा है, वीन्स का है। वीन्स लॉ, ये क्या है, वीन्स लॉ, और ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो कहां पर एक्सपेरिमेंटल कहां मैच कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पर, और लो फ्रीक्वेंसी को आते आते वो कहां इन्फिनिटी की ओर चला गया। यानी ये कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ कहां एप्लीकेबल होता है ये, एट हाई फ्रीक्वेंसी पर। क्लियर हुई बात। तो वीन्स लॉ फेल हो गया एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिकली। जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो कौन है हमारे पास, रेले जीन। तो रेले जीन ने किस तरीके से एक्सप्लेन किया देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्या, रेलेज एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ हाँ, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, ये पूरा डेरिवेशन है। किसका, वीन्स का पूरा डेरिवेशन है। मैं यहाँ पर भी शॉर्ट में सीधे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लिखूंगा, पूरा उसको कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब हम अलग से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बाद, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुई बात। तो जो यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग है वो क्या है हमारा, रेलेज एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो देखो जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि उन्होंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया, 1900 बार एक्सपेरिमेंट किया। कितनी बार, 1900 बार एक्सपेरिमेंट किया। और 1900 बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद इनके दिमाग में एक बहुत ही बढ़िया बात आई। ठीक है, वो बात क्या थी, वो बात सुनिए। देखो उनने क्या बोला, जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने ब्लैक बॉडी के बारे में डिस्कस किया था। ब्लैक बॉडी क्या होती है, ये क्या है हमारी, एक ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ये क्या है, एक ब्लैक बॉडी, और ये क्या है, छोटी सी कैविटी है। कैविटी किसकी तरह बिहेव कर रही थी, ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव कर रही थी। ठीक है, एज्यूम कर लो कि इसने कुछ रेडिएशन क्या कर रखा है, एब्जॉर्ब कर रखा है, और कुछ रेडिएशन, जितना भी रेडिएशन इसके अंदर इंसिडेंट हुआ होगा यहाँ से, उसने क्या कर लिया होगा, सबका सब एब्जॉर्ब कर लिया होगा ना। जैसे ही मैं इसको अब हीट करूंगा तो क्या करेगा, ये कुछ रेडिएशन इमिट करेगा। और कौन सा रेडिएशन इमिट करेगा, जो इसने एब्जॉर्ब कर रखा होगा वो सारा का सारा रेडिएशन क्या करेगा, ये इमिट करेगा। ठीक, ऑब्वियसली बात है, क्या करेगा, इमिट करेगा। रेडिएशन क्या करेगा, हीट करने पर इमिट करेगा। नाउ उन्होंने ये सोचा कि वो रेडिएशन इमिट कर क्यों रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ क्या है, इसकी सरफेस में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है, इलेक्ट्रॉन है। नाउ जैसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है। यानी जब चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करेगा तो ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस करता है। तब और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यहाँ से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। यानी वही क्या है, इमिटेड रेडिएशन है, जो किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, इन चार्ज पार्टिकल के वाइब्रेशन या फिर ऑसिलेशन की वजह से क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देखने को मिलेगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर कौन रेलेज बोलते हैं कि यहाँ पर जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो इन चार्ज पार्टिकल या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, तो यहाँ पर मुझे कितने टाइप की फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देखने को मिलेगा।
जितनी टाइप की फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशन यहाँ ये जो मेरे पास ऑसिलेटर हैं या फिर इलेक्ट्रॉन है ये करेंगे, मुझे उतने टाइप के फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर बात हुई। देखो दोबारा समझो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कितने टाइप का रेडिएशन देखने को मिलेगा, मुझे यहाँ पर उतने ही टाइप का रेडिएशन देखने को मिलेगा जितने टाइप का यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहे होंगे या फिर जितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे। ठीक है, जितने मोड ऑफ वाइब्रेशन होंगे उतने ही मुझे यहाँ क्या देखने को मिलेंगे, उतना ही मुझे यहाँ पर रेडिएशन देखने को मिलेगा। और प्लैंक ने बोला कि इस कैविटी के अंदर जो सरफेस में इलेक्ट्रॉन है वो हर टाइप का वाइब्रेशन कर सकते हैं, यानी वहाँ पर हर टाइप का मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा। अगर वहां पर हर टाइप का मोड ऑफ वाइब्रेशन होगा तो उन वाइब्रेशन की वजह से जो इमिटेड रेडिएशन होगा वो भी क्या होगा, हर टाइप का होगा, यानी वहां पर हर टाइप का रेडिएशन देखने को मिलेगा, यानी एक कंटिन्यूअस रेडिएशन देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पर क्या है, जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो भी कैसे हैं, कंटिन्यूअस है। तो अब मैं ये बोल सकता हूं, या मैं नहीं बोल सकता, ऐसा रेलेज ने बोला, उन्होंने ये बोला कि मैं यहां पर रेडिएशन को ना देख के मैं किनको देखना पसंद करूंगा, कि जो यहाँ पर क्या है, ऑसिलेटर हैं या फिर जो चार्ज पार्टिकल हैं या फिर जो इलेक्ट्रॉन हैं, मैं उन्हें देखना पसंद करूंगा, मैं उनके ऑसिलेशन को देखना पसंद करूंगा, क्योंकि उनके ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर इमिटेड रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर है, क्योंकि वो रेडिएशन इमिट ही हो रहा है किसकी वजह से, उन इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन की वजह से। तो मैं उन इलेक्ट्रॉन के ऑसिलेशन को स्टडी करूं या उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को स्टडी करूं, दोनों क्या हुई, सेम बात हुई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो, अगर मैं यहां से ये निकाल रहा हूं कि यहां पर यूनिट फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, क्या निकालना है अगर हम यहां पर कि यूनिट फ्रीक्वेंसी में टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितने हैं, इसको और अच्छी भाषा में क्या बोल सकता हूं कि यूनिट फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने हैं। अगर यहां से मैं क्या निकालूं, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन in frequency range mu to mu plus d mu। ठीक है, इज इक्वल टू, ये रिलेज ने क्या किया, कैलकुलेट किए, हम भी इसको कैलकुलेट करते अगर हम पूरा का पूरा अगर अलग से हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ रहे होते, लेकिन हम तो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो सीधे आंसर लिखेंगे हम। जो यहाँ पर क्या निकल के आए, नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज म्यू टू म्यू प्लस डी म्यू निकल के आया, वो अबाउट 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन सी की पावर 3 निकल के आया। ठीक है, यहाँ म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, 8 पाई कॉन्स्टेंट हो गया। ठीक है, इतना क्या, ये क्या निकल के आया मेरे पास, दीज आर नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज दिस। ओके, नाउ अब मुझे एक ऑसिलेटर या फिर एक वाइब्रेशन से एसोसिएटेड एवरेज एनर्जी पता होती है। कहां से पता होती है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो अगर मैं यहां से क्या निकालूं, एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर इज इक्वल टू कितनी होती है, KT होती है। ठीक है, अगर आपने इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ा हुआ है तो एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर कितना होता है, KT के बराबर। K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T क्या है, टेम्परेचर, इतना होता है, KT होता है। तो यहां से मेरे पास एवरेज एनर्जी E इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, KT आ गया। ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ वन ऑसिलेटर, और कितने ऑसिलेशन पॉसिबल है, इतने ऑसिलेशन पॉसिबल हैं। तो इस रेंज में एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी, किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगी। तो एनर्जी डेंसिटी इन दिस रेंज कितनी आ जाएगी बताओ। ओके, इसे मिटा देते हैं। तो एनर्जी डेंसिटी क्या आ जाएगा, सिंपल हुआ। तो एनर्जी डेंसिटी U म्यू कॉमा T, यहाँ पे बोल सकते हैं इन यूनिट फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, क्या आ जाएगा 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी की पावर 3 इंटू एवरेज वैल्यू ऑफ एनर्जी। तो ये U इंटू न्यू टी इज इक्वल टू कितना आया, 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की पावर 3, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना है ये, KT है। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, एवरेज एनर्जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं क्या, रेलेज एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगेन अब ये क्या है, रेलेज एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। तो फॉर ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, लेट अस से अगेन मेरे पास कितना है
400 डिग्री सेल्सियस 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मैं यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के भी ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहा हूँ। अगर मैं एक्सपेरिमेंटल ग्राफ की बात करूँ तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस टाइप का आया था, ठीक। एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कुछ इस टाइप का देखने को मिला था हमको, कहाँ पर, एट 4000 डिग्री केल्विन पर, ठीक। नाउ अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर की जगह ये फिक्स कर दूँ, अब म्यू की मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा, दिस इज म्यू की मैं वैल्यू पुट करूँगा, तो म्यू की वैल्यू पुट करने पर उस कैसा ग्राफ आना चाहिए, ऐसा ग्राफ आना चाहिए, लेकिन ऐसा ग्राफ हमें देखने को नहीं मिला, ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिला, ठीक है, ऐसे कुछ इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। जब मैंने यहाँ पर न्यू की अलग अलग वैल्यू पुट करी तो कुछ मुझे इस टाइप का ग्राफ देखने को मिला, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है हमको, क्या रिलेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन कर पाया, नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी में तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी में एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को फॉलो कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूं क्या हो रहा है, वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ से डाइवर्ट हो जा रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब जो रेलेज का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया, यानी कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, रेलेज लॉ, दिस इज रेलेज लॉ एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम है भैया, अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन को ये दो महान साइंटिस्ट मिलकर नहीं कर पाए, 1900 बार ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाया, अब कौन करेगा। तब सन 1900 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, प्लांक, जिनका नाम क्या था, मैक्स प्लांक। तो हेडिंग डालिए, मैक्स प्लांक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो क्या है हमारे पास, साइंटिस्ट कौन आए जिनका नाम क्या था, मैक्स प्लांक। तो प्लांक एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो प्लैंक ने अपना लॉ दिया, सिर्फ माइन्यूट सा चेंज किया इस क्या बोलते हैं रेलेज के डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में और अपने लॉ में। देखो रेलेज ने क्या बोला, रेलेज ने ये बोला, देखो प्लैंक ने भी अज्यूम किया कि यहाँ क्या होते हैं, ऑसिलेटर होते हैं, इस कैविटी के अंदर क्या है, ये ऑसिलेटर हैं, जब ये ऑसिलेटर ऑसिलेट कर रहे हैं तो ये कुछ रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। तो रेलेज ने ये अज्यूम किया था कि इसके अंदर हर टाइप का ऑसिलेशन होगा, यानी यहाँ पर हर टाइप का मूड ऑफ वाइब्रेशन हो सकता है, यानी जो यहाँ से कौन क्या रेडिएशन निकलेगा वो भी हर टाइप का हो सकता है, यानी हर फ्रिक्वेंसी का रेडिएशन हमें देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्लैंक थे हमारे, जिन्होंने 1900 में ये बात बोली, उन्होंने ये बोला कि हाँ यहाँ पर हम ये इलेक्ट्रॉनों को एक ऑसिलेटर की तरह अज्यूम कर सकते हैं, चार्ज ऑसिलेटर की तरह अज्यूम कर सकते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑसिलेशन होते हैं वो कंटिन्यूस नहीं होते हैं, वो डिस्क्रीट होते हैं, या बोल सकते हैं यहाँ से जो रेडिएशन इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूस नहीं होता है, वो कैसा होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या बोली उन्होंने ये बोला कि एनर्जी इमिटेड बाय ऑसिलेटर, या बोल सकते हैं रेडिएशन इमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, क्या बोला उन्होंने, रेडिएशन इमिटेड, या ऐसा बोल सकते हैं, या ये बोलो, क्या बोलो कि सिंपल सा बोलो, क्या बोला कि यहाँ जो एनर्जी निकल रही है वो कैसी नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है। क्या बोला, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज डिस्क्रीट। ये कैसी होती है, डिस्क्रीट होती है, और जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, NH न्यू के बराबर होती है। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनर्जी की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, NH न्यू के बराबर होती है। यहाँ पर जो H है ये क्या है मेरे पास, प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है, और जो न्यू है वो क्या है मेरे पास, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और जो n है ये क्या है मेरे पास, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एनर्जी E इक्वल टू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, या H न्यू हो सकती है, या 2H न्यू हो सकती है, या 3H न्यू हो सकती है, या 4H न्यू हो सकती है, एंड सो ऑन।
1.2 एच न्यू नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी कैसी है, डिस्क्रीट है। एनर्जी की वैल्यू कैसी है, डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, उन्हें एक और टर्म जोड़ा यहाँ पर, जो ये एनर्जी होती है, यहाँ बोल सकते जो रेडिएशन होता है, जो यहाँ से इमिटेड रेडिएशन है, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के फॉर्म में चलता है। कैसे चलता है, रेडिएशन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी। कैसे चलता है, रेडिएशन इज रेडिएशन ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, bundle of energy and these bundle of energy is called photon। क्या बोलते हैं उनको, फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं या फिर क्वांटा। ओके, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू के बराबर होती है। ठीक है, तो ये भी सेपरेट होगा थोड़ा सा अलग तरीके से। तो रेडिएशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी, कंटिन्यूस नहीं चलता रेडिएशन। कैसे चलता है, ऐसे जैसे पत्थर जा रहा है ठप 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 करके, इस तरीके से चलता है। और जो पत्थर जैसे हैं या फिर जो बंडल ऑफ एनर्जी हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फोटोन या फिर क्वांटा बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो ये क्या थी उनका, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, प्लांक पोस्टुलेट या फिर प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ बोलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ। इसे हम क्या बोलते हैं, प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ, प्लांक पोस्टुलेट भी बोलते हैं, प्लांक पोस्टुलेट, या तो प्लांक क्वांटाइजेशन लॉ या क्या बोलते हैं, प्लांक पोस्टुलेट बोलते हैं। क्लियर हुई बात। नाउ अब आते हैं, ये तो क्या हो गया, उन्होंने पोस्टुलेट दिया कि ऐसा होगा कि एनर्जी यहाँ जो निकल रही है कंटिन्यूस नहीं होगी। प्लैंक ने क्या अज्यूम कर लिया कि हर टाइप का वाइब्रेशन पॉसिबल है। उन्होंने कहा नहीं, हर टाइप का वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है। हर टाइप का वाइब्रेशन पॉसिबल होने का मतलब हर टाइप का रेडिएशन निकल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, डिस्क्रीट वाइब्रेशन है। और डिस्क्रीट वाइब्रेशन जो निकलने वाले एनर्जी जो होगी कैसी होगी, डिस्क्रीट होगी। और वो कितनी होगी, E = NH न्यू के बराबर होगी, जहाँ N की जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी पुट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 1 और 2 के बीच में कुछ भी पुट नहीं कर सकते हो, यानी 1.2 पुट नहीं कर सकते हो। ओके, नाउ अब देखो, ये तो सेम रहेगा कि जो नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन इन फ्रीक्वेंसी रेंज, ये तो सेम रहेगा। तो चेंज क्या किया उन्होंने इसको चेंज किया, एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। और जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है उन्होंने कैलकुलेट किया, जो एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर उन्होंने निकाला, दिस एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर इज इक्वल टू प्लांक के, प्लांक ने जो कैलकुलेट किया वो था हमारे पास एच न्यू अपॉन, ये आपने पहले पढ़ा होगा, e⁻h न्यू अपॉन kT-1। ठीक है, तो दिस इज प्लांक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कुछ इस तरीके से क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी कि एच न्यू अपॉन एच न्यू अपॉन h न्यू अपॉन kT-1। ठीक है, चेक कर लूँ मैं, सही हुआ, चेक कर लेते हैं। हाँ, कितना है, एच न्यू अपॉन h न्यू अपॉन kT-1। तो क्या कर दो, तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ आप, इसे मिटाता हूँ। ठीक है, ये नोट कर लो आप, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी U न्यू T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, जैसे पिछले वाले उसमें किया, केस में किया, कितना आ जाएगा ये 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन C⁻³ इंटू कितना आ जाएगा, h न्यू अपॉन e⁻h न्यू अपॉन kT-1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लांक एनर्जी डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जब इसके लिए ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ इस टाइप का ग्राफ आया, तो ये U और ये न्यू और एट 400 केल्विन, तो इस टाइप का ग्राफ आ रहा था। और जब किसके लिए किया, ये तो कैसा था, एक्सपेरिमेंटल, ये कैसा था, एक्सपेरिमेंटल एट टेम्परेचर कितना 400,000 केल्विन। और जब यहाँ पर हमने न्यू की वैल्यू पुट करी तो ये देखा गया कि जो ग्राफ आया वो भी कुछ ऐसा है, इन दोनों क्या करके एक दूसरे को ओवरलैप कर गए। तो इस तरीके से क्या किया, प्लैंक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि फ्रीक्वेंसी के साथ एनर्जी डेंसिटी इस तरीके से क्या करेगी, वेरी करेगी। क्लियर हुई बात। ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्लैंक एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ। तो यही क्या था, ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स था। तो यही रीजन था, प्लैंक को क्या देना पड़ा, ये बोलना पड़ा कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज डिस्क्रीट। ठीक है, क्लियर हुई बात। और यहाँ से किसका सिद्धांत, किसकी बात आई, एक नया चीज जुड़ा हमारे वहाँ, वो है क्या है, फोटोन।
ठीक है। फोटोन क्या है, फोटोन इज ए बंडल ऑफ एनर्जी, और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है कितनी होती है, h होती है। आने वाले लेक्चर में हम फोटोन के बारे में एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। उससे पहले जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उस पर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में नहीं आया होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम किया। हमने सीधे आंसर जो पहले से हमको पता है वो लिखे और हमने बोला कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। लेकिन मैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक दिन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे ना। वैसे तो चल रही है हमारी सीरीज थर्मोडायनेमिक्स वाली, जब वो कंप्लीट होगी उसके लास्ट में क्या आएगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आएगा। तो वहाँ पर हम सेपरेटली ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ेंगे और वहाँ पर आपको अच्छी तरीके से ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ क्या हुआ, एक ब्रीफ लिया हमने, मतलब एक संक्षिप्त में ब्लैक बॉडी रेडिएशन को पढ़ा, क्योंकि हम इनको जानना था कि क्यों क्वांटम मैकेनिक्स आई, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, क्लियर हुई बात? ओके, खत्म करें आज का लेक्चर यहीं पर। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर करेंगे, थोड़ा और क्लियर होगा आपका कॉन्सेप्ट ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड। फिर उसके बाद हम फोटोन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर फिनोमिना है कुछ हमारे पास जिसको हम क्लासिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद।